ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं बेटा, अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं, तब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शेल वही रहता है, ठीक है, शेल वही रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। ये हमने कल डिस्कस किया था एटॉमिक साइज डिस्कस करते वक्त, राइट? Yes. Period, number of shells will remain constant. For example, if I talk about the third period, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो उसके अंदर जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं सबके पास 3 शेल्स रहेगा, सबके पास 3 शेल्स रहेगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में इंक्रीज होता जाएगा। अभी when I am moving from left to right, what is happening to the nuclear charge? Nuclear charge is increasing. Increase हो रहा है, ठीक है। This increased nuclear charge is causing the increase in ionization enthalpy. So in the periodic table, when I am moving from left to right, the ionization enthalpy, the ionization potential increases. Yes. 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 Of energy required to remove the electron from the last shell is going to increase when I move from left to right. अच्छा, अभी मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो देखो क्या सीन होगा। ये एक एटम, ये दूसरी एटम, ये तीसरी एटम। ये बेटा जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है वो सेम रहे। तो ये जितना वो नहीं, सुन ले, सब लोग म्यूट हो जाएगा जब मैं बोलता रहा तो। जो इलेक्ट्रॉन है, सर आप म्यूट पे। Sir, you are mute. पर you are on mute. आप You are on mute. enthalpy. So when I come down the group, the distance of the electron from the nucleus goes on increasing, because of which the amount of energy required to remove the electron from the last shell is also less. Therefore, down the group, ionization enthalpy decreases, and across the period, ionization enthalpy increases. मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा पीरियड टेबल में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। लेट अस सी हाउ। ये वाला समझा था ना कल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको? Yes. Yes. अच्छा अच्छा, किसी को डाउट होगा तो ही माइक ऑन रखना, वरना मत करो, ठीक है? ओके। अभी देखो, when I move from left to right across the period, अगर मैं इस पीरियड में, this is my third period, right? ये थर्ड पीरियड में जब मैं मूव करूंगा बेटा, ionization potential, ionization enthalpy, the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an atom will increase. मतलब अभी वैल्यूज तो मेरे को याद नहीं है, याद आपको भी नहीं करना है। तो अगर इसका सपोज एनर्जी इज 281, आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम नंबर्स, डू नॉट कॉपी दीस नंबर्स। 281 है तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? 287 सपोज, या फिर इसका 293 हो जाएगा, इसका 310 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। क्या इंक्रीज होगा बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये सीन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा सीन बेटा? एंथैल्पी। The ionization enthalpy across the period is increasing from left to right. From left to right. अच्छा, सर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं? नहीं, न्यूक्लियर टॉप टू बॉटम तो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना बेटा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बट शेल्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। ये इफेक्ट भी तो आ रहा है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। यस। सर वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? क्या बेटा? वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? कौन कितने से इंक्रीज हो रहा है? सर ये नंबर्स मैंने, अरे द नंबर्स आर रैंडम, इट विल इंक्रीज। ऐसा कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतने नंबर से इंक्रीज होगा। प्रोग्रेशन नहीं है बेटा ये, इट इज जस्ट दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इट्स एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू हैव अ डेफिनेट वैल्यू, सिंपल एज दैट। ओके, यस। अच्छा,
अभी केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस रहेगा, ठीक है। ओटा फैक्ट्री देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री एंटायर थिंग इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। Yes. वो एक्सेप्शन, तो अब यहाँ पे हमारे दो Yes. एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है, बोरॉन एंड बेरिलियम। बोरॉन और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? 4 and 5. बोरॉन 5 और बेरिलियम 4. Beryllium 4. बोरॉन का कितना? बोरॉन 5. 5 है, बोरॉन Beryllium 5 है. 5. बोरॉन 5 है और Yes. बेरिलियम Boron 4 Boron है. 5, Beryllium beryllium 4. 4. बोरॉन 4 5. बेरिलियम 4, ऐसा? No. No. B beryllium sir. है. No. 4. वो बेरिलियम है. B. बोरॉन 5 बेरिलियम 5। सर बोरॉन No. 5 है. Boron 5. बोरॉन 5 है. 5, beryllium 4. I4 लिखो. Is this correct now? Yes. Yes. तो अच्छा, now if I look at it in the periodic table, पहले कौन आ रहा है? बेरिलियम। कौन आ रहा है? Boron. अच्छा, अभी इन द पीरियड टेबल हमने अभी क्या देखा? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, Increases. पोटेंशियल इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, बट द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2, am I right? Yes. बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p1. 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ देखो बेटा, बेरिलियम का अगर मैं लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन सर देखूं, वो फुलफिल्ड है थोड़ा बहुत. बस S is fulfilled. फुलफिल्ड है और बोरॉन का फुलफिल नहीं है. Incomplete है. बेटा जिन लोगों को मैंने पढ़ा दिया वो शांत रहें। बेरिलियम का लास्ट शेल इज 2s2 एंड बोरॉन का लास्ट शेल इज 2s2 2p1। इस तरीके से है। ये देखो बेटा, बेरिलियम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल है। पर बोरॉन के लास्ट शेल में 2s2 2p1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एक पेयर है मतलब स्टेबल हो गया है, उस स्टेबल को निकालना मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देकर के तोड़ना पड़ेगा, बट अनपेयर्ड है तो वो सिंगल है, उसको आराम से तोड़ सकते हैं, वैसा। इसीलिए द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। बल्कि इन द पीरियोडिक टेबल बेरिलियम कम्स बिफोर बोरॉन, ठीक है, बेरिलियम बोरॉन से पहले आता है, बट स्टिल ionization potential of beryllium is higher as compared to boron because of this reason, because of the electronic configuration. The सर इसका रीजन लिखा के तो ना. of beryllium is having a completely filled a paired electron in its valence shell, whereas in boron we have unpaired p electron, which is easier to remove as compared to paired electron. Simple. समझे? सर रिपीट करो ना, ये रिपीट करो सर, रिपीट करो, नहीं लिखा. ये देख बेटा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम के लास्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो स्टेबल होता है बेटा। किसी स्टेबल चीज को तोड़ने में अपने को ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू अ अनस्टेबल थिंग। बोरॉन के लास्ट शेल में 2p में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, उसको मैं आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इसीलिए इस बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त लास्ट शेल से ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू बोरॉन, बिकॉज बेरिलियम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट इज व्हाई दिस वाज अ गिव रीजन क्वेश्चन। Give reason, although beryllium is placed before boron in the periodic table, still the first ionization potential of beryllium is larger as compared to that of boron. ठीक है, हमने अभी ट्रेंड क्या देखा था? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था आयनाइजेशन, बट ऐसा होता है। क्या होता है? बेरिलियम का फर्स्ट आईपी इज ग्रेटर देन बोरॉन का। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका गिव रीजन लिखा गया.
क्या बोल रहे हो बेटा? गिव रीजन लिखा के दो नेक्स्ट का। बेटा है टेक्स्ट बुक में सब, मैं क्या लिखा के दूं? यस समझा। सब दिए ला, टेंशन मत लो। अगर तुमको लिखना है तो लिख लो, आई डोंट माइंड। लिखो द फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम बीई, द फर्स्ट आईपी ऑफ बीई इज हायर। सर पहले से रिपीट करो। भाई रिपीट करवाए मेरे से। The first IP of Be, beryllium, the first IP, ionization potential, the first IP of Be is higher as compared to that of boron. ये क्वेश्चन है बेटा, as compared to that of boron. लिखो स्टेटमेंट नंबर 1, beryllium has atomic number 4 and boron has atomic number 5. Beryllium has atomic number 4 and boron has atomic number 5. Beryllium has atomic number 4 and boron has atomic number 5. In Sir, the second period, डन सर। हो गया? पूरा लिख लिया? नो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सर। अच्छा। स्टेटमेंट In the जितना बोला उतना लिखा। in the second period, beryllium is placed before boron. In the second period, beryllium is placed before boron. Third point, the electronic configuration R, ये दोनों लिख लो। The electronic configurations are, फिर ये दोनों लिख लेना। The electronic configuration R, ये दोनों लिख देना। Beryllium has paired electron in the valence shell. Beryllium has paired electrons in the valence shell, whereas boron has an unpaired p electron in its valence shell. सर रिपीट करो ना ऐसे। Beryllium has paired electron in its valence shell. Beryllium has paired electron in its valence shell, whereas boron has an unpaired p electron. Whereas boron has an unpaired p electron. It is easier to remove. It is easier to remove an unpaired electron. It is easier to remove an unpaired electron as compared to paired electrons. It is easier to remove an unpaired electron as compared to paired electrons. Therefore, less energy is required. Therefore, सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। how? Therefore, less energy is required to remove unpaired electron from boron atom. To remove unpaired electron from boron atom as compared to the paired electrons in beryllium atom. As compared to the paired electrons in beryllium atom. As compared to paired electrons in beryllium atom. सर रिपीट करो ये पॉइंट। I love kids. Okay. What did I say? मैंने क्या बोला था? हाँ. Therefore, less energy is required to remove the unpaired electron in boron atom as compared to the paired electrons in the beryllium atom. ठीक है? डन सर।
Yes. हाँ। Done. Yes. इसके बाद क्या लिखने का, जो गिव रीजन दिया था वही चिपका देने का, ठीक है ना? Hence करके. अच्छा ठीक है, ये सबको समझा अभी? Yes. Yes. अच्छा, ये एक एक्सेप्शन है, इसके जैसा एक और एक्सेप्शन है, कौन सा? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. What is the atomic number of oxygen? 8. 8. Number of 7. 7. ऐसा आना चाहिए ना? Yeah. अच्छा, what is the electronic configuration of nitrogen? 1s2, 2s2, 2. 3. 3p3. 3. अच्छा, ऑक्सीजन का देखें, 1s2, 2s2, 2p4. 2p4. 4. अब यहाँ पे क्या इशू है, ये 2p वाले filled. को, इसका 2p क्या है बेटा? हाफ फील्ड है. हाफ फील्ड, इसका 2p हाफ फील्ड है Half और filled. इसका पार्शियली फील्ड है. इनकम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है? Incomplete. Yes. हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, राइट? हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल. इसीलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने को मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फील्ड है. अब ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड. Therefore, I can easily remove electron from here as compared to this configuration, and that is why the first ionization potential of nitrogen is higher as compared to that of oxygen. जबकि periodic table में nitrogen is placed before oxygen. सर वो ऑक्सीजन में पार्शियली फील्ड बोलते हैं ना? पार्शियली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड बोलो, एक ही बात है बेटा. सर एक बार सर वापस सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा ना? हाँ, फर्स्ट आईपी ज्यादा रहेगा बस. Yes. हाँ बेटा बोलो. सर नहीं समझा, फिर से एक बार बताओ. कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा. अभी देख बेटा, तराजू पता है? तराजू ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कुछ, है ना? तराजू पता है बेटा? वेइंग स्केल. यस. वेइंग स्केल के दोनों बाजू पे अगर आप इक्वल वेट रखोगे तो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है. बट किसी एक जगह ज्यादा वेट है और एक जगह कम है तो ऊपर नीचे अनबैलेंस रहता है. Yes. अच्छा, अब देखो पी ऑर्बिटल में कितना ब्लॉक्स है? 3. पी ऑर्बिटल में कितना ब्लॉक्स है? 3. अगर मैं तीनों को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या हो जाएगा? ये हाफ फिल हो जाएगा. इसको मैं कंप्लीटली फिल कब बोलूंगा? जब हर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. दिस इज द कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ऑर्बिटल एंड दिस इज द हाफ फिल्ड क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ऑर्बिटल. इन दोनों के अलावा क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना सर? हाँ, इसमें 1 नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है. हाँ, इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अनस्टेबल होगा. क्यों? बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं पे पेयर्ड है कहीं पे नहीं है. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ना ऑर्बिटल अनस्टेबल रहता है. अनस्टेबल रहता है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स को मैं इजीली निकाल सकता हूँ या फिर ऐड कर सकता हूँ. बट अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कब होता है? या तो हाफ फिल्ड हो या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर एम्प्टी हो. एम्प्टी तो छोड़ दो, अभी नहीं है. तो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना डालना थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है. दैट, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगेगा इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज कंपेयर टू यहाँ पे. That is why the first ionization potential of nitrogen is higher as compared to that of oxygen. Again, because of the difference in the electronic configuration, because of the stability of the orbitals. Simple as that. Okay? Yes. Yes. Okay. अच्छा. So ये लिख लिया? Yes. Yes. हिमांगी समझा बेटा तुमको? यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी क्या था? Factors affecting the
क्या फैक्टर्स affect करेंगे? वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना बेटा, ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी वगैरह ये सब एक्सेप्शन। Yes. नाउ वी आर गोइंग टू Electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एकदम ऑपोजिट टू व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त कितना एनर्जी मेरे को लगेगा, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑपोजिट, उसको नेगेटिव आयन कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना एनर्जी का आदान प्रदान करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन one electron is added to an atom, to the outermost shell of an atom. बेटा outermost shell में ऐड करेगा, right? So electron gain enthalpy is nothing but the energy associated when a electron is added to an atom. electron को अपन add कर रहे हैं। The energy associated. How? Energy associated when a electron is added to an isolated atom. Simple. एक एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तब कितना एनर्जी का आदान प्रदान होगा, कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना एनर्जी का एसोसिएशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। हाँ बेटा बोलो सर, एग्जांपल देकर समझा। हाँ रुको ना, समझाता हूँ। अभी देखो, this process can be two ways. It can either be exothermic, or it can be endothermic, अच्छा, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा बेटा? नेगेटिव। और प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। बिफोर गोइंग अहेड, टेल मी, यू ऑल अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक्सोथर्मिक बोले तो रिएक्शन होते वक्त हीट सराउंडिंग को Surrounding जाता है. एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन होते एब्जॉर्ब हो वक्त रही है। एब्जॉर्ब हो रही है। कब होता है? ठीक है, दैट वे। सो एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। अभी बेटा एक एटम है, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एटम है। इसके लास्ट सेल में 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर ऐड किया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, राइट? यस। हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। बेटा कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज अबाउट एलिमेंट्स। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हेलो, Yes. जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो जाएंगे। जब फुलफिल, वो तो एटम का बात हुआ, ठीक है। आई गिव यू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन दिस, ठीक है। एनर्जी सिस्टम में ज्यादा रहेगा और एनर्जी सिस्टम में कम रहेगा, कौन सा सिस्टम स्टेबल है? कम. वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनर्जी कम रहेगा। एनर्जी वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रहती है उसको ज्यादा मस्ती रहती है। ये बेटा बच्चे लोग जब मस्ती करते हैं तब इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है तो वो इधर उधर भाग सकते हैं, बकवास कर सकते हैं। जब उनका एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है वो थक के एक कोने में बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, राइट? सो वो स्टेबल कब होते हैं? जब वो एनर्जी लूज करते हैं, राइट? जब वो एनर्जी लूज करेंगे सराउंडिंग को, वो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? यस सर। Yes. Yes, sir. स्थिरता, स्थिरता कब मिलती है? जब ऊर्जा बाहर की तरफ जाए। वाह मैन, आई स्पीक सो गुड हिंदी, राइट? सो दिस स्टेबिलिटी विल बी अटेन्ड व्हेन एनर्जी विल बी लॉस्ट। ओके, सो व्हेन आई से, जब मैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तब एनर्जी इस सिस्टम से कहां जाएगा बेटा? सराउंडिंग बाहर जाएगा ना। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? Surrounding. Exothermic. रिपीट करो ना, आए रिपीट करो ना सर, ये समझा नहीं अच्छे से। रिपीट करेगा बेटा।
मैं क्या बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को स्टेबल करने के लिए उसमें से एनर्जी कम करना पड़ता है। एनर्जी कम हुआ तो चीज सिस्टम स्टेबल हो गया। ठीक है, ये था, ये समझा तुमको? यस यस अच्छा, अभी अगर मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है एटम का, अगर मुझे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है और मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, उस पे पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो उस एटम में से एनर्जी बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। राइट, क्योंकि मुझे उसको स्टेबल करना है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो इस एटम के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मुझे बाहर भेजना पड़ेगा ताकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकूं, तो वो एनर्जी बाहर जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल ईजी, इसका वैल्यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज एक्सोथर्मिक तो नेगेटिव हो जाएगा ना। यस। अच्छा, अब देखें, अब यहां देखो बेटा, यहां पे अगर ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में, तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? ऑक्टेट या डुप्लेट जो भी हमने पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से आएगा लूज करके, लूज इलेक्ट्रॉन। लूज करके, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसे एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड अगर करोगे, तो क्या हो रहा है बेटा? आप बाहर का एनर्जी इसके अंदर दे रहे हो, इसका जो न्यूक्लियस है उसको इसके साथ साथ इसको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब ये जो एटम है ये सराउंडिंग से क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका ईजी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज इसका सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया है। जब किसी एटम में 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम ऑलवेज ट्राइज टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। इफ यू आर एडिंग अ इलेक्ट्रॉन इन सच अ एटम, इट विल बिकम मोर अनस्टेबल बिकॉज अपने को कंप्लीट करना है by either losing electrons or gaining electrons. Now this losing and gaining depends on what? It depends on the number of electrons in the outermost shell. जिसके पास 1 2 3 रहता है वो लूज करता है, जिसके पास 4 5 6 7 रहता है वो गेन करता है। समझ रहे हो ना बेटा? अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में when I talk about periodic table, electron gain enthalpy, it is actually the measure of energy. It is the measure of energy by the ease. कितनी आसानी से मैं उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं। ए बेटा, सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। सोडियम अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, राइट? यस। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बहुत मगजमारी हो जाएगा। Adding of that 1 electron to sodium atom will cause sodium to become unstable और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सिमिलरली क्लोरीन को ले लो, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7। कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो हैप्पीली इलेक्ट्रॉन लेगा बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो हैप्पीली लेगा, तो मुझे कम एनर्जी का लगेगा, तो उसका ईजी वैल्यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जितना कम नेगेटिव वैल्यू या फिर जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, सो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करूं, अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? इट इंक्रीजेस। It increases from sodium to chlorine. What's going to happen? It is going to increase. What is going to increase? My electron gain enthalpy. When I say increase, negative value is going to increase. ठीक है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगा। Yes. सर डिक्रीज होगा ना? Let me come to that point.
electron gain enthalpy is considered to be stable when Eg is negative value. अगर आप theoretically और numerically बात करोगे तो वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. बट अगर मैं स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात करूं तो क्या हो रहा है बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है. सर रिपीट करो. Stability of the atom, stability of the ease of by which मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से एक एटम में ऐड कर सकता हूं, उस इजीनेस की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी. It's easy to add an electron to chlorine, but cannot easily add an electron to sodium. Sodium. So the ease by which I can add an electron to the atom will increase when I go from left to right. Yes. So left to right क्या होगा बेटा, negative value of electron gain enthalpy is going to increase. Increase. Yes. 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 Bottom क्या होगा, positive value increase होगा, उल्टा होगा. Simple. Now this trend is very stable, बहुत stable trend है, तो इसमें कुछ exception लेने का नहीं इसमें, ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो. सर ग्रुप वाइज सेम ही रहेगा ना? ग्रुप वाइज बोला ना, ग्रुप वाइज सेम नहीं रहेगा ना बेटा. ग्रुप वाइज ऐसा है ना, ये बढ़ रहा है ना, शेल्स बढ़ रहा है ना, शेल्स बढ़ रहा है ना बेटा, तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होता है. मेरे को और ऐड करना नहीं है, पॉजिटिविटी इंक्रीज. ठीक है. सर आपने पहले बताया था कि लेफ्ट टू राइट ना इलेक्ट्रॉन गेन इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, और अभी आप बता रहे हो इंक्रीज हो रहा है. I clarified that, बॉस, मैंने वही क्लैरिफाई किया आपको. न्यूमेरिकली अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, बट अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट कंसिडर करूं, द ईज बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, उस स्टेटमेंट के हिसाब से इट इज इंक्रीजिंग. द इजीनेस ऑफ एडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू से बात करोगे तो सोडियम का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और क्लोरीन का नेगेटिव रहेगा, तो इट विल व्हाट इज गोना हैपन इज decrease. Numerical value. Numerically it is going to decrease. Numerically वो decrease हो रहा है, but theoretically वो क्या होगा बेटा, increase होगा. सर मतलब easiness increase हो रहा है. Easiness increase हो रहा है, value negative decrease हो रहा है. समझे? Yes, yes. यस सर समझा. हाँ सर. Yes sir. Okay, cool. So the ease with which you can add a electron to this particular क्या बोलते तो भी element is going to increase from left to right. The value, the theoretical value, वो positive से negative decrease होगा. उस तरीके से समझ लो इसको, ठीक है? सर टॉप टू बॉटम क्या कर बोले? टॉप टू बॉटम देखो बेटा. टॉप टू बॉटम देखो, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन जितना इजीली लूज हो रहा है उतना डिफिकल्टी से उसको ऐड होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगा और इजीनेस कम होगा. ठीक है, मतलब ये स्टेबल रहेगा क्या? नेगेटिव वाले इंक्रीज होएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेबल. पॉजिटिव वाले इंक्रीज होएगा. पॉजिटिव देख बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे इट इज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रहा है. यहाँ पे इजीनेस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इजीनेस डिक्रीज हो रहा है. ऐसे समझ के लो, ठीक है? Yes. When you come down, the ease by which you can add a electron decreases. When you go from left to right, उस टाइम पे the ease with which you can add a electron it increases. Ease, कितनी आसानी से मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, टॉप टू बॉटम अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगा ना, मतलब अनस्टेबिलिटी. ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा ना बच्चे. यस. ठीक है गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? कैन वी मूव ऑन? यस सर. Yes sir. एच सर हाँ बेटा बोलो. बोलो. आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, क्रोमियम और कॉपर का क्या रहेगा? क्रोमियम और कॉपर का क्या रहेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर क्रोमियम एंड कॉपर. वो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गया. होल्ड ऑन. क्रोमियम अभी जब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ ना बेटा, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर और लेस सेम रहता है. पूछो क्यों? क्योंकि उनके सबके लास्ट शेल में या तो 4s2 है
या फिर 4s1 है, या तो 4s2 या फिर 4s1 है, बिकॉज उसका वैलेंस सीक्वेंस कहाँ पे ऐड होता है? 3D में ऐड होता है। 3D में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलता है? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने को कितना एनर्जी लग रहा है ना, राइट? तो अगर डी ब्लॉक की अगर उसकी बात करूं, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, तो सबके लास्ट शेल में या तो 4s2 होता है और दो में 4s1 होता है, दोनों ही हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड है, तो मोर और लेस द एनर्जी इज सेम। समझा क्यों? यस 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 सर, समझा। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा कि समझा? नहीं समझा सर बिल्कुल। अच्छा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। 24। तो कॉपर का बताओ। 29। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D 4 सर 4s पहले आएगा, 4s पहले आएगा। क्रोमियम एक भी बेटा बता रहा हूँ। 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भरते वक्त पहले s में जाएगा, उसके बाद d में जाएगा, ठीक है? ये तो सबको पता है बिकॉज ऑफ द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब जब मैं इसको आयन बना रहा हूं, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? लास्ट शेल में से निकलेगा। इसका लास्ट शेल फोर्थ शेल। तो ये देख बेटा, फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। दोनों के पास 4s1 है, बट यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इनके न्यूक्लियर चार्ज का है। Yes. किसके पास ज्यादा कॉपर, प्रोटॉन्स है? कॉपर। क्रोमियम। तो कॉपर का आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग ओनली ना बेटा। सेम लॉ है, समझ गए? सर कैसे Yes. नहीं समझा? लास्ट का कॉपर का क्या बोला? वो सेंटेंस रिपीट करो ना। ये देखो बेटा, कॉपर के पास न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है? 29, और क्रोमियम के पास कितना है? 24। तो कॉपर का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो कॉपर जो है इस 4s1 को ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ेगा एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो क्रोमियम का एज कंपेयर टू कॉपर, बट ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, ये बोल रहा हूँ, ठीक है? सर तो कॉपर का ज्यादा है ना? हाँ, मैंने वही बोला, कॉपर का। और अगर आप देखोगे कॉपर इज प्लेस्ड आफ्टर क्रोमियम ना, 24 29। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग ओनली ना बेटा। यही हमने ट्रेंड देखा था ना, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। यस। किसी का बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है गाइस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार गाइस, ठीक है? मेरे को किसने पूछा था क्रोमियम और कॉपर का क्वेश्चन? आर यू सैटिस्फाइड विद द आंसर? यस सर। Yes sir. Okay, fine. Now you need to learn something called as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यस। नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को पता है क्या होती है? जिन लोगों को पढ़ा है वो मत बताओ, जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है पर उनको पता है कि ये क्या होती है, वो लोग बताओ। Have you any idea what is electronegativity? Electron is gain. Electron is gained. No, that is electron gain enthalpy. You remember मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मेरे बच्चों का एग्जांपल दिया था। Yes. यस। सब लोग को दिया था। Yes. नो। ठीक, So to share attract the shared electrons. करेक्ट। Shared pair of electrons. Towards itself. I can repeat this example. जिन लोग को स्टोरी पता है वो लोग बीच में मत बोलना, ठीक है? So this is a story about my kids.
ये कौन सा बेटा है बेटा? पहला बड़ा बेटा छोटा बेटा। बड़ा बेटा छोटा बेटा। मेरे पास दो बेटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है? This guy is in 9th standard and this guy is in 5th standard. Okay. Now one day both of them were hungry and I was out of funds and I had only one option to get only one food for them. So I bought one single burger. Images which are appearing in the board are delusional. इतना बड़ा बर्गर नहीं होगा बेटा दो लोगों के बीच में, ठीक है? Just so that you can see it, मैंने बनाया हुआ है उसको. तो I have an elder son and I have a younger son. Both of them are hungry. Both of them are hungry and they have to share this burger to quench their hunger. भाई शुभदीप लोग फोन करके तुला फोन करके बोलने लगते वो ना नाकला की तेरा कॉकटेल जाती है दीप धारा हो गया? ये म्यूट पे रखा करो यार. My family is so cooperative यार. जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ nobody makes any noise. तो कुकर भी इस पे से गैस पे से हटा देते हैं. तो शांत बाहर से आएगा तो it is unavoidable. But as much as I try to keep silent, I know बाहर से थोड़ा बहुत अभी किसी का काम हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कुछ हो रहा है, पूरा खिड़की दरवाजे बंद करूंगा तो I will die of suffocation. So I'm not doing that. So now see this. Both of them are hungry and they have to share this burger. Ideally क्या होना चाहिए बेटा? ये बर्गर इक्वली शेयर होना चाहिए. आधा इसको मिलना चाहिए और आधा इसको मिलना चाहिए. आधा इसको मिलना चाहिए और आधा इसको मिलना चाहिए. बट इसका पेट बड़ा है और इसका पेट छोटा, ठीक है? तो ये कम खाएगा और ये ज्यादा खाएगा. वो कम खाएगा तो भी उसका पेट भरेगा, ये ज्यादा खाएगा तो भी उसका पेट भरेगा. क्यों? बिकॉज दोनों का भूख का लेवल अलग अलग है, दोनों की उम्र में डिफरेंस है, राइट? तो क्या होगा? अनइक्वल शेयरिंग होगा. बड़ा वाला पार्ट ये खाएगा, छोटा वाला पार्ट ये खाएगा. बड़ा वाला पार्ट ये खाएगा, छोटा वाला पार्ट ये खाएगा, पर दोनों सेटिस्फाई होगा. आइडियली क्या होना चाहिए था? इक्वल शेयरिंग होना चाहिए था. क्या हो रहा है? अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है. नाउ consider this. This is chlorine, this is hydrogen. Chlorine also needs one electron and hydrogen also needs one electron. Chlorine needs one electron to complete its octet and hydrogen needs one electron to complete its duplet. Chlorine is more electronegative as compared to hydrogen. So when electron pair is shared between chlorine and hydrogen, this shared pair of electron, it is pulled more strongly by chlorine and it does not stay in the center and it shifts towards the chlorine. वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? This tendency, this power, this property by the virtue of which an atom is attracting a shared pair of electron towards itself within a covalent compound is called as electronegativity. Yes. सर फिर से बता हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या? हाँ करेगा रिपीट. अंधेरा. मैंने शटर बंद किया, एक्चुअली बाहर से आवाज आ रहा था इसलिए. ओके, दिस टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम का टेंडेंसी टू डू व्हाट? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद इन अ कोवैलेंट कंपाउंड. हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसा कंपाउंड बना रहे बेटा? कोवैलेंट कंपाउंड बना रहे. वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड बना रहे? कोवैलेंट कंपाउंड बना रहे. तो ये लोग में क्या हो रहा है बेटा? ये लोग में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है. ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल नहीं होता है. वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है. क्यों? Because oxygen is more electronegative. Oxygen has more power to pull the electron towards itself. This property of oxygen to pull the electron towards itself when it is in a covalent compound is called as electronegativity. Electronegativity is the property of an element by virtue of which, जिसकी वजह से वो shared pair of electron अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर सकता है कोवैलेंट कंपाउंड में. Simple as that.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की हाई होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की लो होती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई और सोडियम की लो हो गई। यस Yes. Yes. सर हेलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की रहेगी ना? Fluorine is the highest electronegative element with the electronegativity value of 4. Pauling scale करके होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मेजर करते हैं। The highest electronegativity value is of fluorine, which is 4. तो इससे ज्यादा किसी का होता नहीं है, इससे कम ही होता है। सेकेंड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सबका समवेयर अराउंड 0.2, ऑक्सीजन का कितना है? 0.1, 1.2 ऐसा अलग अलग वैल्यूज रहते हैं। But highest electronegative element is fluorine. So what can you talk about electronegativity across the period? Across the increases period, increases, and down the group decreases. stability. The power to pull the shared pair of electron towards itself within a covalent compound is called as electronegativity. This electronegativity increases across the period. Why? Because electronegative character increases, because electron gain enthalpy का numerical value decreases, right? yes Yes. Electron gain enthalpy, the ease with which you can add a electron. तो यहाँ पे जाएंगे तो easiness बढ़ता है, easiness बढ़ता है मतलब electronegativity बढ़ रहा है, simple as that. ठीक है? Electronegative character is increasing. Non-metals are more electronegative as compared to metals. Non-metals कहाँ होते हैं? P block में होते हैं। तो left से right हम जाएंगे तो क्या होगा? Electronegativity को increase होगा। Electronegativity हम होती है non-metals की होती है। Non-metals कहाँ होते हैं? Left में होते हैं। तो right to left जाते हो क्या होगा? Electronegativity increase होगा। समझा? yes Yes. हैं? अच्छा फाइन। अभी वैलेंसी सर हाँ बेटा। सर आपने जैसे बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? तुम बताओ। सोडियम H पोटेशियम हाइड्रोजन Hydrogen. है ना बेटा? ओके सर। हाँ अच्छा वैलेंसी क्या होती है? कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे वैलेंसी की? Electron present in the last the shell. outermost shell Outermost shell. Outermost shell. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन की वैलेंसी 7 है? नहीं No, one one. ए भाई अभी तो तुमने बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। मैंने बोला क्लोरीन में 7 है तो उसकी वैलेंसी 7 है। बोलते नहीं 1 है। तो क्या होगा? Combining capacity of element. Exactly. So valency is the combining capacity of the element. Element कितना इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, that is what is its valency, not the number of electrons in its last shell. उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख करके हम उसकी वैलेंसी गेस कर सकते हैं, but that is not. सोडियम के लिए लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 है because it loses the electron. कैल्शियम के लिए लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट लूजेस दोस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 7 लूज नहीं करता है, वो 7 गेन नहीं करता है, वो 1 गेन करता है। तो उसको कंबाइनिंग तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। अभी वैलेंसी का ट्रेंड कैसे करेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में? सर डेफिनेशन लिखा क्या करना बैलेंसी? सर डेफिनेशन वैलेंसी का डेफिनेशन। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is known as valency. The combining capacity of an element is known as valency. सर रिपीट करो। The combining capacity of an element
तेरे वापस एक बार रिपीट करो। पानी तो पीने दे। The combining capacity of an element is known as its valency. The combining capacity of an element is known as its valency. तो वैलेंसी का साथ क्या होता है बेटा पीरियोडिक टेबल में? Increases, decreases, है ना? फर्स्ट ग्रुप 1, Yes. ग्रुप 2, थर्ड ग्रुप 3, फोर्थ ग्रुप 4, 4 के बाद क्या होता है 3 2 1 फिर से होने लगता है, राइट? तो मिडवे तक इंक्रीज होता है और उसके बाद क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है। तो इसका एक अलग ही ट्रेंड है, इसका कंटिन्यूअसली इंक्रीज है कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होता है। पीरियड टेबल के आधे तक इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज telling you the combining capacity, it is telling you the number of electrons the element can lose or it can gain or it can share, ठीक है? So it will not continuously increase, it will increase to the value of 4 and after 4 it starts decreasing to 3 2 1, ठीक है? अरे ये तो बचपन में भी पढ़ा है रे। Am I connected? Yes. yes ये समझा ना बेटा तुमको? yes हाँ समझ गया। H अभी देखो बेटा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? अभी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, सिंपल एज दैट। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबका प्यारा होता है, सब लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करूं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम क्या करेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? सोडियम ऑक्साइड Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स बनाता है। ये ऑक्साइड्स को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो उसका क्या बन जाता है बेटा? हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है? Group 1 elements they react with oxygen to give you corresponding oxides. These oxides when dissolved in water they form hydroxides, which is nothing but basic hydroxides. They form basic hydroxide. इसलिए उनको alkali metal बोलते हैं। ये पता है ना सब लोगों को? Yes. Alkali metal क्यों बोलते हैं? Because ये एलिमेंट्स का ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनता है जो बेसिक होता है, इसीलिए हम लोग इनको alkali metals बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करूं इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी Cl2O7 करके ऐसा एक ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करेगा तब मुझे HClO4 ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, ठीक है? तो अब देखो बेटा metals when they are reacting with oxygen and they are reacting with water they are giving me basic hydroxides, and when non-metals they are reacting with oxygen and forming oxides, and when this oxide is reacted with water I am getting acids. तो हर एक का अलग अलग होता है। और यहाँ बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर जो बीच में है वहां पे कभी कभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मिलता है। एम्फोटेरिक मतलब इट बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। कभी कभी न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलता है अपने को जो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो ये अगर मैं मेटल्स की अगर मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करूं तो वहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो मोस्टली वो एलिमेंट्स एसिडिक ये बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, उनका ऑक्साइड्स। और अगर मैं बी ब्लॉक के बीच वाले एलिमेंट्स की बात करूं तो मुझे क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी है, मेरे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी है एंड सो ऑन। एम्फोटेरिक यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। सर एम्फोटेरिक नहीं समझा। एम्फोटेरिक ये वर्ड नया है आपके लिए शायद। Yes. सर पिछली बार भी था एल्युमिनियम। Al2O3 एसिडिक है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो ना तो एसिड ना तो बेस। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक वो कंपाउंड होता है जो एसिड के साथ बेस जैसा रिएक्ट करता है और बेस के साथ एसिड जैसा रिएक्ट करता है। वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
SO3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं कंसिडर करूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो बेस का काम करता है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो एसिड का काम करता है। एसिड। क्या बोल रहे बेटा? एसिड। ठीक है सर, केमिकल रिएक्टिविटी का एक बार डेफिनेशन रिपीट करो। There is no definition of chemical reactivity. I'm just telling you that these elements, they will combine with other elements to give you different compounds. Simple as that. So chemical reactivity इसका definition कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अलग अलग मेरे को ऑक्साइड्स देते हैं। कहीं मुझे एसिडिक ऑक्साइड्स मिलेगा, कहीं बेसिक मिलेगा, कहीं न्यूट्रल मिलेगा और कहीं एम्फोटेरिक मिलेगा। सिंपल एज दैट। और पूरा पीरियोडिक टेबल एसिड एलिमेंट से भरा हुआ है। अगर मैं एस ब्लॉक की तरफ देखूं तो मुझे बेसिक मिलता है, अगर मैं पी ब्लॉक की तरफ देखूं तो मुझे एसिडिक मिलता है ऑक्साइड्स, और अगर मैं बी ब्लॉक और कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं तो वहां पे मुझे एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी मिलता है। सिंपल एज दैट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the beautiful chapter of periodic table. I hope you have understood whatever new things we studied in. सर हो गया, खत्म हो गया ये लेसन। Chapter 1.